वेलकम टू अकाउंटेस्टिक। बेटा एज वी नो अपनी जर्नल की सीरीज़ चल रही थी, तो 3 लेक्चर्स ऑलरेडी जर्नल्स के हो चुके हैं। अगर वो नहीं देखे तो सबसे पहले उनको रिवाइज कर लो तो जर्नल इजी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक टुडे। our topic name is interest on capital and drawing. Now beta, as we know, capital, that is the amount invested by the businessman in the business, right? And drawing क्या होती है बेटा? Drawing is that amount which is बिजनेसमैन विड्रॉ दी फॉर देयर पर्सनल यूज, जो अपने पर्सनल यूज के लिए वो विड्रॉ करवाता है उसको अपर ड्राइंग बोलते हैं। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट इज दैट अगर बिजनेस में लिखा उन्होंने भी इंटरेस्ट देना अपने कैपिटल को भी और ड्राइंग को भी, तो क्या ट्रीटमेंट और क्या जर्नल एंट्री करेंगे, राइट? नाउ सबसे पहले बेटा ध्यान से सुनो मेरी बात। कैपिटल की जर्नी आप एंट्री बोलते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लाइक बिजनेस में पैसा आया और कैपिटल अपनी लाइबिलिटी बन जाती है, तो मतलब बेसिकली देखा जाए तो बिजनेस ने बिजनेसमैन के पैसे देने हैं तो वो गिवर पर्सनल अकाउंट के बिहाफ पे आप उसको क्रेडिट कर देते हैं, राइट? अब जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पैसा बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया बेटा, दो चीज़ें होती है अपने देखा है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में, बिजनेस और एक होता है बिजनेसमैन। जो बिजनेसमैन ने पैसा लगाया बिजनेस में उसको आप बोलते हैं कैपिटल, राइट? नाउ अब जो ये बिजनेस है अगर ये इसको ब्याज देगा तो कैश तो देगा नहीं, एक्चुअल में जो पैसे ये आए हुए हैं इसमें ही ऐड ऑन कर देगा ना बेटा, राइट? इसीलिए जो बिजनेस है वो बिजनेसमैन की जो इंटरेस्ट बना है कैपिटल पे, तो वो उसको कैश नहीं पकड़ाएगा, वो वही पैसे में ऐड ऑन कर देगा कि तेरी कैपिटल इतनी थी, अब तेरी कैपिटल मैं इतनी दूंगा प्रोवाइडेड। अब कैपिटल जर्नी आप करते हैं क्रेडिट, राइट? कैपिटल आपका जर्नी क्या कर देते हैं? क्रेडिट। नाउ बट अब अपन क्या करना, देखो बेटा कैपिटल तो होएगी क्रेडिट ही, क्योंकि अपनी कैपिटल इंक्रीज हो रही है ना, कैपिटल तो होएगी क्रेडिट ही, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दैट इज अवर एक्सपेंसेस, अवर मींस बिजनेस का एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट दैट दिस इज द एंट्री। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो बिजनेस का खर्चा या नुकसान, यानी कि कुछ भी लगा सकते हो, वो खर्चा उसका या नुकसान है, राइट? अब ध्यान रखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपना खर्चा है, तो नॉमिनल अकाउंट के बिहाफ पे डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो मेरा खर्चा तो मैंने डेबिट कर दिया। पॉइंट इज दैट कि मेरे से कैश नहीं जाएगा क्योंकि बिजनेसमैन के पैसे ना, तो इसलिए मैं कैपिटल को करूँगा क्रेडिट। इज दैट क्लियर? नो। नेक्स्ट चीज देखो, ड्राइंग। ड्राइंग जर्नी आप कहते हैं ड्राइंग। अब सेम इसका वही कंसेप्ट है बेटा, अगर ड्राइंग पे ब्याज लग रही है, बेसिकली मैं बिजनेस क्या कर रहा है, ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगा रहा है बेटा। फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन ने सोचा था अभी मैं ना ड्राइंग करवाऊंगा इस साल अपनी 10,000 रुपीज़, लेकिन उसने करवा ली 11,000। अब आप रोक तो सकते नहीं भी 11 क्योंकि बिजनेसमैन का पैसा है, बट अब कहता वो तूने ज़्यादा पैसे ड्राइंग की इंटरेस्ट निकलवा ली है ना, तो अब तेरे पे लगाएंगे हम ब्याज, उसको बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेसिकली जितनी तूने ड्राइंग करवानी थी उसमें तूने ज़्यादा जो भी ब्याज लगेगी वो भी तेरी ड्राइंग में ही ऐड ऑन हो जाएगी, तो इसीलिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट कर देंगे। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैं लगा रहा हूँ, मेरे को मिलेगा चाहिए पैसे, लेकिन बिजनेसमैन ने तो एक बार पैसे इन्वेस्ट कर दिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल में, राइट? तो क्या करेंगे आप ड्राइंग अकाउंट डेबिट कर देंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप क्रेडिट कर। ध्यान से देखो बेटा, कैपिटल से ऑपोजिट है, वाइस वर्सा है। कैपिटल जनरली क्रेडिट होती है तो अभी भी क्रेडिट कर रहा हूँ क्योंकि कैपिटल इंटरेस्ट के पैसे ऐड ऑन कर रहे हैं। ड्राइंग डेबिट करता हूँ तो अभी भी डेबिट ही कर रहा हूँ क्योंकि ड्राइंग में ऐड ऑन हो जाएंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मेरा एक्सपेंसेस है, मेरा मीन्स बिजनेस का एक्सपेंसेस है, तो डेबिट कर रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस की इनकम है, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, नॉमिनल अकाउंट पढ़ा था ना अपन ने, उस पर बोलते थे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी कि जो ड्राइंग पे उस पर ब्याज लगे तो बिजनेस की इनकम है, तो वो क्या करेंगे अपन ड्राइंग में ऐड ऑन कर देंगे।
बात क्लियर हुई। अब अगर ओवरऑल देखा जाए, सपोज 1 लाख की अपने पास कैपिटल थी, उसने कैपिटल पे इंटरेस्ट लगा दिया, तो आप कैपिटल में ऐड ऑन कर देंगे। बात समझे? ये हो गया 1,10,000। ओके, अब उसने ड्राइंग निकलवाई सपोज 50,000, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो ड्राइंग में ही ऐड ऑन कर देंगे आप, यानी कि अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सपोज 5,000 है या 10,000 है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो ड्राइंग में ही ऐड ऑन हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10,000 है तो यहाँ पे 50,000 प्लस 10,000 हो जाएगा, दैट इज 60,000। बात समझे मेरी? ठीक है, ये दो एंट्रीज ध्यान रखियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, राइट। अब सेम चीज़ें बेटा, थोड़ी सी ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको इजी रहेगा समझना ना। अब इसमें पॉइंट्स क्या आए बेटा, पॉइंट्स देखो बेटा, जनरली जो कैपिटल होती है अपनी वो क्रेडिट होती है और जो ड्राइंग होती है वो डेबिट होती है। सर हाँ जी, हमको पता है। अब कैपिटल अगर इंक्रीज होएगी तो यानी क्रेडिट में ही प्लस होएगी ना, अगर ड्राइंग इंक्रीज होएगी तो ड्राइंग डेबिट में ही प्लस हो जाएगी ना। ओके, ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसीलिए मैंने पिछली इंटरेस्ट वाली कैपिटल में ऐसे ही करा था, राइट। ये छोटे छोटे बेटा टॉपिक है। नेक्स्ट अवर टॉपिक इज बैड डेट एंड बैड डेट रिकवर। लेकिन ये टॉपिक समझने से पहले ना बेटा अपने को पता होना चाहिए कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री वैसे तो मैंने थोड़ा बहुत पिछले लेक्चर में बताया था आपको। कंपाउंड एंट्री कौन सी होती है, जिसमें 2 से ज़्यादा आइटम्स आ जाए, जैसे मोर देन 2 आइटम्स डेबिट में हो जाए या क्रेडिट में हो जाए, एनीथिंग। अगर 2 एंट्री तो फिर तो ड्यूल एंट्री चल रही है, राइट। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा आइटम्स आ जाए तो अपन ने क्या करना है, उसको कंपाउंड एंट्री बोलना है, ठीक है। अब बैड डेट और बैड डेट रिकवर थोड़ा सा ध्यान से सुनिए बेटा। अगर प्रॉपर ट्रांसलेट करूँगा ना मैं, तो बैड डेट का मतलब होता है पैसे डूब जाना, पैसे डूब जाना। अब पैसे डूबने का मतलब क्या है, या यहाँ पे क्या सिस्टम है पैसे डूब जाने का बेटा। जनरली क्या होता है, मैंने जिस बंदे से पैसे लेने होते हैं, से एग्जांपल से समझते हैं बेटा, राइट। सपोज मिस्टर सोहन है कोई, ठीक है। अब ये जो मिस्टर सोहन है, मैंने इससे पैसे लेने थे, अगर मैंने इससे पैसे लेने हैं तो ये मेरा बन गया रिसीवर। अब वो भी छोड़ो, स्टार्टिंग करते हैं, बस बेसिक चलते हैं। देखो, अगर सपोज मैंने इसको उधार माल सेल करा तो एंट्री क्या करेंगे, अगर आप मैंने इसको उधार माल सेल करा तो एंट्री क्या करेंगे अपन, सोहन्स अकाउंट डेबिट टू क्या कर दूंगा मैं, सेल अकाउंट, राइट। So on credit, right, for say 10,000, ठीक है बेटा ना। अब मैंने सोहन से पैसे लेने हैं तो ये मेरा रिसीवर बन गया, मैंने इसको डेबिट कर दिया। अब जब मैं इससे पैसे ले रहा हूँ, अब सपोज इसने मेरे को पैसे दे दिए, तो मैं नॉर्मली एंट्री कर देता हूँ कैश अकाउंट डेबिट, सोहन को कैंसिल कर दूंगा क्योंकि वो मेरा अब रहा ही नहीं है रिसीवर, राइट। सर सोहन को आप कैंसिल क्यों कर रहे हैं बेटा? देखो अकाउंट्स में क्या होता है, अकाउंट्स में ना आप इसको कैंसिल ऐसे नहीं कर सकते भी हाँ सोहन से पैसे नहीं लेने तो इसको ऐसे ऐसे करके काट दिया, वो गलत बात हो जाएगी। अकाउंट्स में ऐसे कोई अलाउड ही नहीं है। अगर आपने किसी चीज़ को कैंसिल करना है तो उसको ऑपोजिट साइड लिखा जाता है।
अगर डेबिट है तो उसको क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, क्रेडिट है किसी कोई चीज़ उसको डेबिट लिखा जाएगा, तभी वो माना जाएगा कि वो कट आउट हो गया। ठीक है, अब देखो वैसे तो ये अलाउड ही नहीं है। ठीक है, चलो अब अगर वो पैसे दे देता तो मैं सिंपल ये वाली एंट्री कर देता, इसीलिए बेटा डेबिट को इसको कैंसिल कर दिया मैंने। तो इसका मतलब ये नहीं है वो गिवर बन गया, इसका मतलब ये है मैंने रिसीवर था, मैंने उससे पैसे ले लिए, अब उसको रिसीवर नहीं रहा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा ना, कैश मेरे पास आ गया 10,000, राइट। इन केस बेटा कोई भी इतना शरीफ तो होता ही नहीं है, मार्केट है ना, मार्केट में क्या होता है कि मार्केट में अपने को पता नहीं होता भी कौन बंदा कैसा है। अब कोई बैंकरप्ट भी हो सकता है, किसी का दिवालिया भी निकल जा सकता है, कोई विजय माल्या भी बन सकता है, राइट। अब जब भी कोई इंसॉल्वेंट हो जाएगा, वर्ड ध्यान रखियो बेटा, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जिसका दिवालिया निकल गया हो, या दूसरी भाषा में बोलूं बैंकरप्ट हो गया, राइट। अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया हो तब पॉइंट इज दैट कि पैसे डूबने के चांसेस हैं, लेकिन गवर्नमेंट बीच में आएगी, है ना, जो उसकी संपत्ति है लोग वो लेके जाने शुरू करेंगे। अब ये तो है नहीं पूरे पैसे, हो भी सकता है पूरे पैसे भी डूब जाए, लेकिन क्वेश्चंस में क्या होएगा भी पूरे पैसे नहीं डूबेंगे, वो कुछ ना कुछ परसेंटेजेस आपको दे देगा भी इतने पैसे डूब गए, इतने पैसे नहीं डूबे, राइट। जितने पैसे डूबेंगे उसको वर्ड यूज करेंगे आप बैड डेट, जो पैसे नहीं डूबेंगे वो कैश में ले लेंगे। क्लियर हुआ। जैसे बेटा यही एंट्री थी, अपन ने सोहन को सेल करा था 10,000, अब क्या हुआ, अब पैसे तो उसने दिए ही नहीं है, तो फिर क्या हो गया, वो हो गया इंसॉल्वेंट, वो हो गया इंसॉल्वेंट, वो बैंकक्रप्ट हो गया। अब वो कहते हैं सिर्फ 60% ही आपको मिलेगा पैसे, 40% भूल जाओ, आपको नहीं मिलते पैसे। फिर मैं क्या करूँगा एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, मेरे पास 60%, 10,000 का 60% कितना हो गया 6,000, यानी कि मेरे पास कैश कितना आ जाएगा 6,000, और मेरे पैसे कितने डूब गए, दैट इज बैड डेट अकाउंट डेबिट 4,000 टू, इसको तो कैंसिल करना क्योंकि अब पैसे आने ही नहीं है इससे, टू सोहन अकाउंट, राइट। बेटा अगर सेम चीज अगर इंसॉल्वेंट ना लिखी होती ना तो मैं बाकी उदाहरण मान लेता, अभी आधे पैसे आए आधे नहीं आए, लेकिन इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि वो बैंकक्रप्ट हो गया, पैसे आने की कोई संभावना नहीं है, तब पापा लगाएंगे बैड डेट। अब सर थोड़ा सा रूल्स बता दो। रूल्स बेटा, अपना नुकसान हो गया, नुकसान हो गया ना अपना 4,000 का, क्योंकि 10,000 मैंने उससे लेने तो उसको तो कैंसिल कर दिया मैंने, लेकिन अब मेरे 40% आने नहीं है, 60% ही आए, मेरे 4,000 का नुकसान हो गया। तो नुकसान को तो आप डेबिट करते हैं ना नॉमिनल अकाउंट के बिहाफ पे, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्लियर हुआ। याद रखियो बैड डेट अकाउंट डेबिट 4,000 और सोन को मैंने कैंसिल कर दिया। क्लियर हो गया। ये तो था बैड डेट। अब सर ये बैड डेट रिकवर्ड क्या है बेटा? बैड डेट रिकवर्ड ये है भी डूबे हुए पैसे अपने वापस आ जाने। ठीक है, जो पैसे अपने डूब गए थे वो भी वापस आ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि जब सारा बैंकक्रप्ट हो जाता है ना, अपन एंट्रीज कर देते हैं भी बैड डेट हो गया। इसी की एग्जांपल लूंगा मैं भी, अगर सपोज सारा बैड डेट हो गया लेकिन 4-5 साल बाद सोन वापस आ जाता है अपने शहर, कहता मैं कमा के लाऊं बाहर से, अब लो सब पैसे मेरे को जीने दो, मेरी फैमिली को जीने दो, आप ये लो पैसे अपने जो जो आपके पेंडिंग पड़े थे। पॉइंट इज दैट मैंने एक टाइम पे सोचा था भी अब पैसे नहीं आएंगे क्योंकि सोन भाग गया शहर छोड़ के, 4,000 लेके मेरे भाग गया, बट अब क्या हुआ वो वापस आ गया कमा के, तो वो मेरे को पैसे दे रहा है। अब मैं कैश अकाउंट डेबिट टू सोन अकाउंट नहीं करूँगा क्योंकि सोन तो ऑलरेडी कैंसिल कर दिया मैंने 10,000 से 10,000। अब जो मेरे डूबे हुए पैसे वो वापस आए हैं। अब एंट्री क्या बनेगी बेटा? कैश तो आया, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट, कैश तो आया, लेकिन अब क्या मैं लिखूंगा? टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। बेटा फायदा हो गया ना मेरे डूबे हुए पैसे जब वापस आ गए तो मेरा फायदा हो गया। तो क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, और पैसे तो आए हैं, तो जितने मेरे पैसे डूबे थे वो से 4,000 डूबा कि 4,000 का 4,000 मेरे पास वापस आ गया। बेटा डेट टैप बी साइलेंट बोलते हैं, डेट बैड डेट एंड बैड डेट रिकवर, पैसे डूब जाना और फिर डूबे हुए पैसे वापस। ये हर बार ही नहीं होएगा, कभी कभार होएगा, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखियो। ठीक हुआ बेटा?
इसको स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, आपको इजी होएगा समझने के लिए कि कैसे करना है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल बेटा करवा देता हूँ मैं आपको। टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा ना बेटा एग्जाम्पल के साथ। देखो से कोई मिस्टर एक्स है जिससे मैंने 50,000 लेने थे, बेटा वो कहता है मिस्टर एक्स से मैंने 50,000 लेने थे, नथिंग रिकवर्ड बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी, कोई भी पैसा नहीं मिला क्योंकि वो दिवालिया निकल गया। अब मैंने लेने कितने थे एक्स से 50,000, अब मैंने उससे लेने थे, जिसको लेने होते हैं उसको रिसीवर बोलते हैं, रिसीवर को डेबिट वो करते हैं, डेबिट कौन करता था, पर्सनल अकाउंट बोलता था। अब जब मैं उसको ले लिया तो कुछ नहीं, लेकिन उसको कैंसिल तो करना है ना, तो कैंसिल जिसको डेबिट करा हुआ था उसको कैंसिल कैसे करूँगा, क्रेडिट लिख के, मिस्टर एक्स अकाउंट कितने का 50,000। अब नथिंग रिकवर्ड, कुछ भी नहीं रिकवर्ड हुआ, तो सारे के सारे पैसे मेरे डूब गए, तो फिर मैं एंट्री क्या कर दूंगा, बैड डेट अकाउंट डेबिट। बात क्लियर हुआ। अब इसी क्वेश्चन को मैं मोल्ड करता हूँ, नथिंग की जगह उन्होंने बोला ओनली 50% रिकवर्ड, सिर्फ 50% ही आपको मिलेंगे पैसे, तो फिर मैं करूँगा 50% ले लूँगा, कैश अकाउंट डेबिट, मेरे पास हाफ पैसे आ जाएंगे, कैश अकाउंट 50% 50,000 का 25,000 और 25,000 मेरे पैसे डूब जाएंगे, ये एंट्री बन गई। बात क्लियर हुई बेटा, इसको ध्यान रखियो, बैड डेट एंड बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, चलो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। प्रॉफिट और लॉस एट द टाइम ऑफ सेल, प्रॉफिट और लॉस एट द टाइम ऑफ सेल। चलो बेटा अब आप देखते हैं थोड़ा सा इसको और इंटरेस्टिंग किया जाए। देखो बेटा ध्यान से, वो बोलते हैं देखो बेटा ध्यान से, स्टेटमेंट क्या बोलती है, मशीनरी कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड रुपीज़ 25,000। बेसिकली अपने पास मशीनरी थी, उसकी वैल्यू 20,000 की थी, लेकिन अपन ने बेची 25,000 की। अब अगर मशीनरी बेचूंगा, अगर मैं मशीनरी बेचूंगा, एंट्री क्या करूँगा, पैसे आए कैश अकाउंट डेबिट, टू क्या कर दूंगा मशीनरी अकाउंट। लेकिन बेटा जब मैंने मशीनरी खरीदी होगी, मशीनरी की तो वैल्यू 20,000 लिखी होगी ना जब मैंने खरीदी होगी, तो मैं अब जब मैं कैंसिल करूंगा 25 की तो कर ही नहीं सकता, मैं तो लिखूँ यहाँ पे 20,000। क्लियर हुई बात बेटा, जब मैंने मशीनरी खरीदी थी उसकी कॉस्ट बोल रहा है 20,000 की थी, अब जब मैं कैंसिल करूँ तो तब भी 20,000 ही लिखूंगा, मैं 25 की तो लिख नहीं सकता। पॉइंट इज दैट आपने बेची 25 की, 25 यानी कि 25 का कैश आया, चीज़ 20,000 की थी, पैसे मेरे पास 25,000 आए, यानी कि 5,000 मेरा फ़ायदा हो गया। अगर 20,000 की चीज़ को मैं 25,000 में बेच रहा हूँ तो फ़ायदा हो गया ना, 5,000 फ़ायदा हुआ। फ़ायदा गेन कौन बोलता था, नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता था, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, गेन्स जो भी इनकम और गेन होएगी उसको मैंने क्रेडिट करना है, इसको मैं क्रेडिट कर दूंगा। क्या लिखूंगा मैं साथ में, टू प्रॉफिट ऑन सेल। अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना तो सेल ऑफ मशीनरी भी लिख देंगे अपन।
इज दैट क्लियर? अब फोर से फर्नीचर कॉस्टिंग ₹10,000 सोल्ड एट द रेट ₹8,000। चलो अब फर्नीचर बेचा मैंने, पैसे आए, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर चला गया, टू क्या कर दूंगा फर्नीचर, राइट। अब फर्नीचर कॉस्टिंग 10,000, चीज़ कितने की खरीदी थी 10,000 की। अगर 10,000 की चीज़ खरीदी जब कैंसिल करूंगा तो मैं 10,000 की ही कैंसिल करूंगा, क्लियर हो गया। लेकिन बेची कितने की थी मैंने 8,000 की, यानी मेरे पास पैसे कितने के आए 8,000 के। अब सर डेबिट कार्ड तो इक्वल हो देना बेटा, अगर 10 की चीज़ है मैं 8 में बेच रहा हूँ यानी 2,000 का क्या हो गया मेरा नुकसान हो गया, तो फिर मैं क्या लिख दूँगा यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन फर्नीचर अकाउंट। सर आपने इसको डेबिट क्यों करा बेटा? नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता था, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कोई भी लॉसेस होएगा तो मैं उसको डेबिट करूँगा बेटा। आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट आना चाहिए, इजी था। इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री, क्योंकि 3 एंट्रीज होगी ना, अगर 2 ही होती तो मैं नॉर्मल डबल एंट्री चल रही रही, इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री, इकट्ठी एंट्री, ठीक है बेटा। कंपाउंड एंट्री की भी मैं एक आधी एग्जाम्पल अभी और देता हूँ, यहाँ तक क्लियर? श्योर। नेक्स्ट देखो बेटा, अगर कोई भी कंपाउंड एंट्री की एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर से सैलरी पेड ₹5,000 एंड साथ में लिख दिया रेंट पेड ₹3,000। अब देखा जाए बेटा दोनों में पैसे जा रहे हैं, एंट्री क्या करते हैं इसकी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 सेम। इसकी एंट्री क्या करूँगा मैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3,000, राइट। अब देखो बेटा ध्यान से, अगर सेम डेट को सेम तरह की एंट्री, सर सेम तरह की कैसे बेटा, ये भी एक्सपेंसेस है नॉमिनल अकाउंट, ये भी एक्सपेंसेस है नॉमिनल अकाउंट, ये भी रियल अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, ये भी रियल अकाउंट, पॉइंट ये यहाँ पे पर्सनल अकाउंट पे होता ना तब भी मैं कर देता, ठीक है। फिर कैसे करनी है सर बेटा, डेबिट इकट्ठे कर दो, एंट्री क्या होगी फिर, सैलरी अकाउंट डेबिट 5,000, रेंट अकाउंट डेबिट 3,000, टू क्या कर दूंगा कैश। अब बेटा टू कैश और टू कैश करता तो बेवकूफ़ लगूंगा ना मैं, ये तो बेवकूफ़ लगूंगा मैं भी, ये क्या कर रहा हूँ मैं, टू कैश कैसे हो सकता है, सिंगल एंट्री में कभी भी डबल आइटम्स नहीं आएंगी एक ही जैसी, तो फिर क्या करूँगा इसको मैं यहाँ पे मैं कर दूंगा 8,000। इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। एक ही दिन अगर सेम तरह की एंट्री आ गई तो मैं ऐसे एंट्री कर सकता हूँ, ये मेरे को अलाउ है अकाउंट्स में। वो कहते हैं ऐसे तो बुक्स ही पढ़ रहे हो ना, ये नहीं है ये गलत है, आप ऐसे भी कर सकते हो, बट पॉइंट इज सेम डेट को सेम तरह की एंट्री हो तो आप वो कहते हैं आप इकट्ठी डेट कर दो ना एंट्री, क्या दिक्कत है, क्लियर हुआ? दैट इज द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द कंपाउंड एंट्री, राइट। नाउ बेटा टुडे लास्ट टॉपिक आप करते हैं, आई होप आप ज़्यादा बोर नहीं हुए होंगे, लास्ट टॉपिक होते बस, ज़्यादा नहीं करेंगे आज। अभी तक क्या समझा अपन ने बेटा, एक तो अपन ने बैड डेट और बैड डेट रिकवर्ड का समझा, एक अपन ने कंपाउंड एंट्री का समझा, ठीक है, एक प्रॉफिट और लॉस वगैरह समझा, और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझा, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक इज दैट एक्सपेंसेस at the time of purchase and sale, expenses at the time of purchase and sale।
अब बेटा खर्चे तो बहुत तरह के होते हैं, जनरली अपन ने सैलरी और रेंट ही सुने हैं, ठीक है, इसके अलावा तो कोई खास सुने नहीं है। बट अब कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल नॉर्मली खर्चे दिए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं जैसे लेता हूँ कैरिज। बेटा कैरिज जो खर्चा, कैरिज एक्सपेंसेस, ठीक है, कैरिज का जो खर्चा होता है, कैरिज जनरली आप बोलते हैं, कैरी से वर्ड आया, कैरी करना, उठाना। बेसिकली मैं जो भी गुड्स परचेज कर रहा हूँ वो जो ले के आते हैं ना रिक्शे वगैरह में, जो उठा के घर तक छोड़ के जाते हैं, उसको बोलते हैं कैरिज का खर्चा, ठीक है। मैंने कोई फर्नीचर खरीदा फॉर से एनीथिंग 10,000 का, ठीक है। अब जो फर्नीचर ये तो नहीं है वहाँ से वो घर पे भी तो आएगा ना, घर पे आएगा तो फिर रिक्शे वाले को मेरे को पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, 100 रुपीज़ 200 रुपीज़। तो वो जो 100 200 वो लेके आ रहा है ना घर, उसको बोलते हैं कैरिज का खर्चा। उठा के लेके, सामान उठा के लेके आने में, उसको बोलते हैं कैरिज का खर्चा, ठीक है। जनरली कुछ भी मैंने कैरिज का खर्चा पे करा तो मैं नॉर्मली एंट्री कर देता हूँ, कैरिज अकाउंट डेबिट टू कैश, एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑफ द एक्सपेंसेस एंड रियल अकाउंट कैश चला गया, ठीक है ना। एक और खर्चा बेटा होता है फ्रेट नेम का। फ्रेट, बेटा फ्रेट को हिंदी लैंग्वेज में बोलते चुंगी, ठीक है। जब ट्रक वगैरह निकलते हैं ना तो फ्रेट देना पड़ता है, दैट इज चुंगी, ठीक है। अब नॉर्मली एंट्री क्या करूँगा मैं, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट ऑफ द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड रियल अकाउंट बट डेबिट क्रेडिट बट गोज आउट ऑफ बिजनेस, ठीक है, ये एंट्री करूँगा। बट ये तो जर्नल एंट्री है, लेकिन जब भी अपन एट द टाइम ऑफ परचेज सेल करेंगे फिर ये दोनों एंट्री गलत हो जाएंगे। सर फिर कैसे करनी है, फिर कैसे करनी है, देखो बेटा ध्यान से सुनो। जब कभी भी आप कोई भी चीज़ खरीदेंगे, चाहे नई है चाहे सेकंड हैंड चीज़ है, आई रिपीट, चाहे नई है या कोई सेकंड हैंड चीज़ है, ठीक है, दोनों में से कभी भी कोई भी गुड्स या आइटम खरीदेंगे, चाहे खरीदेंगे या बेचेंगे, जैसे वन एग्जांपल लेते हैं आप परचेज के टाइम पे, अगर मैंने कोई चीज़ खरीदी उसके ऊपर कोई भी खर्चा लग रहा है ना, तो वो मेरी परचेज पे काउंट होएगा, उसका एक्स्ट्रा खर्चा नोट डाउन नहीं करूँगा मैं। आई रिपीट, परचेज के टाइम अगर कोई खर्चा हो रहा है तो उसको मैं परचेज की अमाउंट में ही ऐड करूँगा, एक्स्ट्रा नहीं ऐड ऑन करूँगा, ठीक है। देखो बेटा घर पे आप एसी लगवाते हैं, राइट, से फॉर एग्जांपल मैंने एसी खरीदा 30,000 का, राइट, 30,000 का मैंने अच्छी कंपनी का एसी खरीद लिया। अब उस पर जो है वो लेके भी आएगा घर पे, ये तो यानी वहाँ पे मेरे को लेके भी आना पड़ेगा, कैरिज का खर्चा लग जाएगा, राइट, फॉर इससे 100 रुपीज़ उसने कैरिज वाले ने ले लिए, ठीक है। अब उसके बाद इंस्टॉलेशन भी तो होएगा ना, प्रॉपर पाइप्स वगैरह लगेगी, और पाइप को उन्होंने एक्स्ट्रा खर्चा 900 ले लिया मेरे से, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इंस्टॉलेशन किया और सर्विस करके गए मेरी प्रॉपर, ठीक है, उसको उन्होंने मेरे से 2000 रुपीज़ ले लिया, ठीक है। देखो ध्यान से, मैंने एसी खरीदा 30 का, 100 रुपीज़ मेरे कैरिज के लग गए, 900 मेरी कोई एक्स्ट्रा लग गए जो पाइप वगैरह के हैं, ठीक है। 3000 वो इंस्टॉलेशन के ले गया और सर्विस के ले गया, ठीक है। अब बेटा मैं कोई मेरे से पूछेगा भी आपने एसी कितने का लिया, तो मैं ये थोड़ी बोलूँगा कि 30,000 का एसी ला, क्यों 30,000, जब तक वो चलने की सिचुएशन में नहीं हो जाती तब तक कोई भी खर्चा गिना हुआ तो वो मेरी एक्चुअल में कॉस्ट में ही ऐड ऑन करेगा, यानी कि यहाँ पे मैं बोलूँगा मेरा एसी पड़ा 34,000 का। इज दैट क्लियर? मेरा एसी पड़ा 30। जब भी एट द टाइम ऑफ परचेज कोई भी एक्सपेंसेस हो रहे होंगे तो वो आप डिफरेंट तरह के लिए नोट डाउन करेंगे, वो आप एसी के ओरिजिनल कॉस्ट में ही ऐड ऑन कर देंगे। और ये खर्चे तब कब तक होएंगे, ये खर्चे तब तक होएंगे जब तक वो मशीन या वो एसेट आपकी चलने वाली सिचुएशन में नहीं हो जाता। चलने वाली सिचुएशन का मतलब क्या है, जब तक वो प्रॉपर चलने की कंडीशन में नहीं हो जाता तब तक कोई भी खर्चा किया गया उस एसेट पे तो वो अपन उस एसेट की ऐड ऑन ही कर देंगे उसकी कॉस्ट में। क्लियर हुआ बेटा? एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूँ आपको। देखो फॉर एग्जांपल
machinery purchased rupees 1 lakh and installation expenses paid rupees 5,000, राइट। तो मैं अब इसकी एंट्री क्या करूँगा, मशीनरी खरीदी तो एंट्री क्या करूँगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या कर दूंगा मैं, कैश अकाउंट। ठीक है, अब नॉर्मली मैंने 1 लाख लिखनी थी, लेकिन मैंने अभी क्या समझाया, जब तक वो मशीन चलने की हालात में नहीं हो जाता तब तक कोई भी उस पर किया गया खर्चा वो उसकी कॉस्ट में ऐड ऑन करेंगे। यानी अब मैं मशीनरी की कॉस्ट कितनी लिखूंगा, 1,05,000। ये जो 5,000 मैंने इंस्टॉलेशन का खर्चा पे करा ये एक्स्ट्रा शो नहीं करूँगा, वो उसकी एक्चुअल में कॉस्ट नहीं होगा। क्लियर हो गया। अब परचेज चाहे मैं नहीं करूँ चाहे सेकेंड हैंड, डजेंट मैटर, ये एंट्री ऐसे ही होगी। इज दैट क्लियर ना। सेकेंड एंट्री लिखो, सपोज मैंने गुड्स सोल्ड करा, गुड्स सोल्ड ऑफ ₹10,000 and carries paid ₹1,000 या 100। ठीक है, मैंने कैरेज पे करे 100 तो गुड्स बेची। अब गुड्स बेची तो एंट्री क्या करूँगा मैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। मेरे पास पैसे कितने हैं, 10,000 की सेल, लेकिन मैंने कैरेज भी तो पे करा ना, कैरेज मैंने पे करा। मेरे पास पैसे आने थे 10,000 लेकिन कैरेज मैंने पे करा, यानी कि मेरे पास पैसे कितने आए, 9,900। अब सेल मैं 9,900 की मानूंगा। इज दैट क्लियर। इसको बेटा ध्यान में रखियो, एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल। ठीक है, सो दिस इज द फॉर टुडे। आई होप यू रिवाइज इट वेल एंड सारा अपने बेटा रिवाइज करना है इसको।